नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। उत्तर प्रदेश का चुनावी रण महाभीषण होगा, इसमें कोई शक नहीं। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धुआंधार चुनाव प्रचार घात प्रतिघात से साफ हो गया है। यूपी का मुकाबला भाजपा और सपा गठबंधन के बीच ही है। ये राजनीतिक विश्लेषकों का परसेप्शन हो सकता है। दोनों राजनीतिक दल भी ऐसा परसेप्शन बना रहे हैं या उन्हें यह भा रहा है, यह भी संभव है। लेकिन यूपी के रण में 4 बार की चीफ मिनिस्टर मायावती और उनकी बहुजन समाज पार्टी को रेस से बाहर आंकने का जोखिम उठाना ठीक नहीं होगा। जिस तरह से मायावती ने चुनावी अभियान की शुरुआत की है और कमान सीधे अपने हाथ में ले ली है, उससे साफ है कि 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो बहन जी बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को चौंका सकती हैं। मंथन में आज बात इसी पर। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का जब चुनाव प्रचार अभियान आगे बढ़ रहा है तो राजनीतिक पंडितों की, पॉलिटिकल एनालिस्ट की और पत्रकारों की भी भाषा बदलने लगी है। करीब 1 महीने पहले तक जो लोग बहुजन समाज पार्टी को मुकाबले से ही बाहर मान रहे थे, ये कह रहे थे कि बहन जी तो आइसोलेट हो गई। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे, जो विरोधी हैं वो कह रहे थे कि बहन जी ने तो काशीराम जी के मिशन को ही खत्म कर दिया। इस तरीके की तोहमत आरोप बहन जी पर लगाने वाले लोगों के अब स्वर बदलने लगे हैं। कई राजनीतिक विश्लेषकों को मैंने पिछले 1 हफ्ते के अंदर ये कहते सुना है कि आप बहुजन समाज पार्टी को मुकाबले से बाहर आंकने का जोखिम मत लीजिए। वो कह रहे हैं भाई, जहां भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो पहले चरण का चुनाव है, 11 जिले और 58 सीटें, 10 मार्च को, माफ कीजिएगा 10 मार्च को रिजल्ट आएगा और 10 फरवरी को पहला मतदान है पहले चरण का पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और ये वो इलाका है कि कभी बहुजन समाज पार्टी को अच्छी खासी यहां सीटें आया करती थी। बहन कुमारी मायावती अन्य दलों के मुकाबले पहले मैदान में उतरी भी नहीं। कल जब वो आगरा से उन्होंने अपने मैदानी अभियान का आगाज किया, मैदान में निकलकर उन्होंने बिगुल फूंका, तो उन्होंने सारी बातें अपने वोटरों को बताई कि वो क्यों इतने दिनों तक मैदान में नहीं थी। वो एक बहुत बड़ा मिशन पर काम कर रही थी। और वो मिशन क्या है? बहुजन समाज पार्टी हरदम बूथ और सेक्टर लेवल पर मजबूत रही है और यही उस पार्टी के 4 बार सत्ता में आने का मूल मंत्र भी है। और इसी आधार पर मान्यवर काशीराम ने इस पार्टी को सींचा और बहन कुमारी मायावती ने अपनी आइडियोलॉजी को इसी जो बूथ और सेक्टर लेवल के और जो छोटे लेवल, नीचे लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, उनके जरिए अपने मतदाताओं तक आइडियोलॉजी पहुंचाई। और दलितों की एक छत्र नेता और 2-3-4 पिछड़ी जातियां, अगड़ी जातियों को मिलाकर एक अच्छा विनिंग कॉम्बिनेशन बनाने में बहन कुमारी मायावती 2007 में कामयाब रही और भारी बहुमत से वो सत्ता में आई थी। इस बार बहन जिन जो लगातार रैलियां कर रही हैं, आज उनकी रैली गाजियाबाद में थी। दोनों, आगरा की रैली और गाजियाबाद की रैली, दोनों रैलियों में उन्होंने जो निशाना साधा वो कांग्रेस पार्टी पर ज्यादा था, दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी और तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी। बहन जी ने गाजियाबाद में तो ये कह दिया कि भाई जो पहले मेरठ मंडल की जो सीटें हैं, जब 10 मार्च को रिजल्ट आएगा और वहां बहुजन समाज पार्टी जीतेगी तो वो इसका क्रेडिट किसी प्रत्याशी को नहीं देने जा रही है, किसी नेता को भी इसका क्रेडिट बहन जी नहीं देने जा रही हैं। ये क्रेडिट मिलेगा उस बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को, बूथ प्रभारियों को। बहन जी ने ये एक मूल मंत्र दे दिया है।
आज जब गाजियाबाद में बहन जी अपने कार्यकर्ताओं को ये मंत्र दे रही थीं और उम्मीद भरा उनका जो संबोधन था वो मैं देख रहा था, तो मुझे इस बात का कहीं ना कहीं संकेत और संदेश मिल रहा था कि उत्तर प्रदेश में जो लोग बहन कुमारी मायावती को कम आंक रहे हैं या बहन जी को ये मान रहे हैं कि वो चुनावी जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय न होकर सीधा समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में है, तो वो गलती कर रहे हैं, इस आकलन में गलती कर रहे हैं। और अगर ऐसा कोई दल मान रहा है, चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, तो शायद उसकी भी ये भूल साबित होने जा रही है। क्योंकि आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ में इस बात को मैं कह रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी अपने जो उसका वोट बैंक है उसको तेजी से मजबूत करती नजर आ रही है। और मतदान की तारीख आते आते मेरा ऐसा अनुमान है कि ये पार्टी एक मजबूत स्थिति में चुनाव लड़ती नजर आएगी। चाहे मथुरा, आगरा, गाजियाबाद, मेरठ, ये जो पूरा इलाका है, यहां आप देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी पिछली बार भी कई जगह दूसरे नंबर पर रही थी जहां भाजपा जीती। उन सीटों पर बहुत मजबूती के साथ में ये मुकाबला कर रही पार्टी, बिना किसी शोर शराबे के। ये जो पुराना स्टाइल है बहन जी का, जो 2007 में जिस चुनावी रणनीति के तहत उन्होंने चुनाव लड़ा था, हालांकि उसमें ब्राह्मणों का उभार कुछ ज़्यादा था, ब्राह्मणों ने कुछ उस दौरान शंख ज़्यादा बजाया था, वो बात दिगर, इस बार उतना शंख दिख नहीं रहा। लेकिन जो दलितों का संयोजन है, दलितों का एकीकरण है या ओबीसी का एकीकरण है, मुसलमानों को लेकर जो आइडियोलॉजी बहुजन समाज पार्टी के है, उस पर इस बार भी बहन जी काम कर रही हैं बहुत तेजी से। आज उन्होंने किस तरीके से सपा बसपा का जो पुराना मोर्चा है उसमें सपा को बहन जी ने किस तरीके से निशाने पर लिया, भाजपा को कैसे निशाने पर लिया, कांग्रेस पर कैसे बरसी बहन जी। जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो सपा सरकार जो अपने आज जो चुनाव के समय में, अभी तो उनकी सरकार नहीं है, लेकिन आज समाजवादी पार्टी ये जो जगह जगह ये कहती है कि सर्व समाज के हितों की पार्टी है और वीकर सेक्शन के लिए बहुत काम किया है, मैं समझती हूँ कि इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार में वीकर सेक्शन की उपेक्षा हुई हर मामले में, वे हर स्तर पर, और इनके संतों, गुरुओं और महापुरुषों का भी अनादर हुआ है। जैसे आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तो सपा सरकार में SC ST का सरकारी ठेकों में आरक्षण खत्म कर दिया गया। जब BSP पावर में थी, इंडिया में पहली BSP की सरकार थी जिस सरकार ने तो SC ST का सरकारी ठेकों में आरक्षण की व्यवस्था की थी। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने SC ST का सरकारी ठेकों में आरक्षण खत्म कर दिया। पदोन्नति में आप लोगों को मालूम है कि जब पदोन्नति में आरक्षण का बिल पार्लियामेंट में आया तो समाजवादी पार्टी के सांसदों ने इस बिल को फाड़ दिया था और इस बिल को पास नहीं होने दिया। भाजपा सरकार की भी नीतियां व कार्यशैली अधिकांश यहाँ जातिवादी, पूंजीवादी एवं RSS के संकीर्ण एजेंडे को ही लागू करने पर टिकी रही हैं, जिससे प्रभावित एवं शिकार हुए लोगों का इस सरकार में सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। साथ ही इनका हर स्तर पर काफी ज्यादा उत्पीड़न भी किया गया है। धर्म के नाम पर हमेशा यहाँ तनाव व नफरत आदि का वातावरण ही बना रहा है। प्रदेश में हर प्रकार के अपराध भी काफी ज्यादा बढ़े हैं। खासकर दलित व महिलाएं भी इस सरकार में कतई भी सुरक्षित नहीं रही हैं, लेकिन मीडिया में इनके आंकड़ों को अधिकांश दबा दिया जाता है। बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं मिलने के कारण ही ज्यादातर इनको इस सरकार में भी पलायन करना पड़ा है। कांग्रेस की आप लोगों को मालूम है
कि आज़ादी के बाद लंबे अरसे तक कांग्रेस सत्ता में रही। यहाँ रोटी रोजी के साधन नहीं मिले, रोटी रोजी के लिए लोग पलायन करके चले गए। और उसके बाद जब चाहे सपा पावर में आई हो, चाहे बीजेपी पावर में वर्तमान में चल रही है, तो इन सभी पार्टियों की सरकारों में रोटी रोजी के लिए यहाँ पर जो बेरोजगार लोग हैं उनको पलायन करना पड़ा है, क्योंकि जब यहाँ की सरकारों ने रोटी रोजी के साधन नहीं दिए तो उनको पलायन करना पड़ा। तो बहन जी ने किस तरीके से कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तीनों को निशाने पर लिया, ये कुछ अंश है उनके भाषण का जो आज गाजियाबाद में उन्होंने दिया। और कल आगरा में जिस तरीके से उन्होंने वो बहुत फायर करती नजर आई कांग्रेस पार्टी पर, और पूरा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से लेके मान्यवर काशीराम तक के अपमान की तोहमत उन्होंने कांग्रेस पर लगाई और कहा कि कांग्रेस बहुत बड़ी जातिवादी पार्टी है और उसके जातिवाद के कारण समाज में विघटन और बिखराव हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को वो बता रही हैं कि वो झूठ बोलने वाली पार्टी है, झूठी पार्टी है। इस तरीके के आरोप बहन जी लगा रही हैं। लेकिन बहन जी का एक अंदाज है अपने लोगों से संवाद करने का। इधर ये काफ़ी समय से ये संवाद का जो क्रम है, 2 साल से तो कोरोना काल ही है, उसकी वजह से संवाद कम रहा। आज हम मंथन में इस मुद्दे को लेकर आए। काफ़ी दिनों से ये दिमाग में चल रहा था कि बहन जी का क्या रणनीति होगी, बहन जी क्या करेंगी, क्या कैसे चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि जो खबरें आ रही थी वो लग रहा था कि नहीं बहन जी बहुत एक्टिव नहीं हैं। लेकिन उन सारी चीज़ों का बहन जी ने खंडन किया, एक एक चीज़ का जवाब दिया। कल आगरा की पहली रैली में और आज गाजियाबाद में वो और आक्रामक दिखी और सीधे सीधे टारगेटेड दिखी अपने वोट बैंक को लेकर। बहन जी एक ऐसी नेता हैं जो कभी भी बाजी पलट देती हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, क्योंकि एक देश की कुछ गिने चुने नेताओं में से एक हैं वो, जो जिनका अपना एक आधार वोट बैंक है और वो बहन जी के नाम पर वोट मिलता है उनको। तो ये इन बहन कुमारी मायावती की ये खासियत है, ये उनकी खसूसियत है, ये उनका एक पॉलिटिकल जो एज उनको मिलता है वो है। तो ये बहुत कम नेताओं को देश में ये हासिल है। बहन जी किस तरीके से अपना राजनीतिक गुणागणित बैठा पाएंगी ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे ही। सबको जब पता है कि चुनाव के नतीजे ही बताते हैं, लेकिन बहन जी निश्चित तौर पर जितना बहन जी को कम तर आंका जा रहा है, अभी भी ये गलती कर रहे हैं लोग, बहन जी उससे कहीं ज़्यादा आगे अपना जो उनका राजनीतिक, आप देखिएगा जब नतीजे आएंगे, मैं पूरे गुणागणित के साथ में कह रहा हूं कि जब नतीजे 10 मार्च को आएंगे तो बहन कुमारी मायावती की पार्टी जो लोग जैसी परसेप्शन बना रहे हैं या जैसा वो कह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उससे बहुत अलग तरीके से उनके नतीजे आएंगे। अब बहन जी की ताकत क्या है, बहन जी ने क्या चुनाव अभियान अपना देर से शुरू किया, देर से शुरू करने की क्या वजह है, बहुत सारे सवाल हैं। और क्या बहन जी उत्तर प्रदेश के मुकाबले को त्रिकोणी बना रही हैं, बहुत सारे सवाल हैं। देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक बिलाल सब्जवारी जी जुड़ गए हमारे साथ दिल्ली से। बिलाल भाई बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन के न्यूज़ पर बहुत दिनों बाद मुलाकात आज हो रही है। और एक ऐसा मौका, एक ऐसा मुद्दा है कि आज हम देख रहे थे सारे मीडिया में, सारे चैनलों में वही कोई बजरंग बली कह रहा था, कोई गर्मी दिखा रहा था, बस इसी तरीके का जो खबरें और इसी तरीके की डिबेट, इसी तरीके की चीज़ें चलती हमने देखी। लेकिन इन सब भीड़ भाड़ के बीच हमने जब मायावती को 2 दिन लगातार सुना और उनका संवाद और उनका जो एक अंदाज उसको परखने की कोशिश की, तो लगा कि नहीं मायावती पर बात होनी चाहिए, क्योंकि मायावती को जितना लोग कमज़ोर साबित करने पर तुले हैं वो वैसी नेता है नहीं, परिणाम चौंकाने वाले होंगे। तो हमने यही मंथन में रखा है कि क्या बहन जी चौंकाएंगी। बिलाल साहब आपकी टिप्पणी। देखिए दुर्गेंद्र जी, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और बड़ा ही संवेदनशील विषय है। अब बोलने से पहले मैं थोड़ा सा आपको उत्तर प्रदेश की जो चुनावी पृष्ठभूमि में उसमें अपने दर्शकों को ले जाना चाहूंगा जी, जरूर, माध्यम से। जरूर।
कि जो अगर आप विधानसभा चुनाव 12 का देखें, 17 का देखें और उसके बीच लोकसभा का चुनाव देखें, तो अगर आप गौर करेंगे कि मायावती का वोट प्रतिशत निरंतर गिर रहा है जी, लेकिन इस वोट प्रतिशत गिरने के साथ साथ जो उनका खास तौर से कोर दलित वोट है, जिसे जाटा वोट बोलते हैं, जी, वो अभी भी उनके साथ 21-22% बना हुआ है, इंटैक्ट है। इंटैक्ट है। लेकिन इसके अलावा जो उनको अतिरिक्त वोट मिलता है वो अभी पिछले 2 चुनाव में विधानसभा के मायावती या कहिए बसपा से छटकता हुआ नजर आया है। जी, दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर आप गंभीरता से देखें तो अभी तक चुनाव जो त्रिकोणीय होते दिखाई पड़े हैं, लेकिन बहुत समय बाद, अगर 90 के दशक से बात करें तो बहुत समय बाद ये जो चुनाव, मौजूदा चुनाव उत्तर प्रदेश का या 5 राज्यों के चुनाव कहें, ये बाइपोलर परसेप्शन का रूप ले चुका है जी, और इस बाइपोलर परसेप्शन में एक तरफ गठबंधन है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है। तो इस परसेप्शन में मायावती कहीं ना कहीं मुझे पिछड़ी हुई नजर आ रही है। इसका जिक्र मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी कहा था। जी, 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 जी। लेकिन मैंने एक जिक्र आपको ये भी कहा था कि अगर अगर उनको ये लगेगा कि वो खेल से बाहर है तो वो समाजवादी पार्टी या लोकदल के गठबंधन को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वो ट्रांसफर करा सकती है। अपने वर्ड को रिमाइंड करा रहा हूं मैं, ताकि नहीं, आपने कहा था, मुझे अच्छी तरह याद है बिलाल साहब, आपने कहा था कि वो डेस्परेट होकर वोट ट्रांसफर करा सकती है। वो मौजूदा परिस्थितियों में डायनेमिक्स फिर बदली है, क्योंकि राजनीति निरंतर बदलता स्वरूप का नाम है, क्योंकि उसके अंदर डेवलपमेंट होते रहते हैं। जो मौजूदा उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां हैं, वहां पर जो संघ के दिशा निर्देश उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा कैडर को आए हैं, वो उसके संकेत जो मैं पढ़ पाया हूं, जिस तरह मैंने लोगों से बात की है, आरएसएस के कुछ लोगों से, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों से, उस रणनीति को मैंने ट्रेस करने की कोशिश की है और आपके चैनल के माध्यम से उसको मैं दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं। जी, दरअसल भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का चुनाव किसी भी हाल में हारना नहीं चाहती और उनकी झटपटाहट और उनकी भाषा शैली इस बात को दर्शा रही है कि वो गठबंधन के सामने किसी तरह भी घुटने ही टेकना नहीं चाहती। हालांकि उन्हें इस चीज का एहसास है कि गठबंधन एज बनाए हुए परसेप्शन के लेवल पर, तो उनके यहाँ ये एक चीज डिसाइड हुई है कि अगर कैडर को ये महसूस होता है कि जहां भारतीय जनता पार्टी सीधे गठबंधन से टक्कर ले रही है, नेक टू नेक है, वहां भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती से गठबंधन के उम्मीदवार को हराए। और अगर उन्हें ये सीट ऐसा महसूस होता है जिन सीटों पर कि भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पे है, गठबंधन के उम्मीदवार का चुनाव बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ है, तो वहां भारतीय जनता पार्टी अपने कैडर का वोट बसपा को ट्रांसफर कराएगी। ठीक बात, ताकि वो पोस्ट पोल अलायंस में उनको एडवांटेज मिले। बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत बड़ा राजनीतिक विश्लेषण है आपका, बहुत बहुत बड़ी बात है। जी, कंटिन्यू। इसी टैसिट अंडरस्टैंडिंग की बात मैं आपसे शुरू से करते आ रहा हूं। मैं पहले ये कहा था कि बसपा ट्रांसफर करा सकती है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के उम्मीदवार को रोकने के लिए, जहां वो तीसरी पोजीशन पर महसूस करती है, पोस्ट पोल अलायंस के तहत बसपा को जिताएगी। तो ये एडवांटेज बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ है। प्लस मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि देखिए दुर्गेंद्र जी, राजनीति परसेप्शन पे चलती है और फ्लोटिंग जो वोट है 15 से 20% वोट, फ्लोटिंग वोट जिधर जाएगा उधर एज ले लेगा, वही गठबंधन जीत जाएगा। तो फ्लोटिंग वोट जो अभी अनडिसाइसिव है 15-20% वोट, जो अभी ये तय नहीं कर पाया किधर जाएगा, लेकिन यकीनन परसेप्शन का प्रभाव उस फ्लोटिंग वोट पर आएगा। अगर गठबंधन के उम्मीदवार ये परसेप्शन डेवलप करने में कामयाब रहे कि बाइपोलर इलेक्शन है, भाजपा को हम हरा रहे हैं, तो वो फ्लोटिंग वोट गठबंधन के उम्मीदवार के पास जाएगा। तो ये यहां ड्रॉबैक बसपा के साथ हो सकता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी ये परसेप्शन देने में कामयाब रही कि गठबंधन के उम्मीदवार को हम हरा रहे हैं, तो फ्लोटिंग वोट फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ बढ़ेगा। तो अभी बड़ी एम्बिग्यूटी बनी हुई है, मॉडलिंग बदल रही है, हवा बदल रही है, लोगों को बहुत ही माइन्यूट कंसीडर
कर रहे हैं, इस चुनाव पे नजर बनाए हुए हैं, मैं भी बहुत नजर बनाए हूँ। राजनीतिक परिस्थितियां बड़ी पेचीदी हैं, लेकिन जो डायनेमिक्स बदली है मैंने उसका आपके सामने जिक्र किया है। तो अंडर करंट फिलहाल जो परसेप्शन है उसमें तो बाइपोलर इलेक्शन है। इस बाइपोलर इलेक्शन में 6% का डिफरेंस है गठबंधन के उम्मीदवार और ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों में। इस 6% के वोट डिफरेंस को कवर करने के लिए गठबंधन को एग्रेसिव पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। अगर समाजवादी पार्टी, लोकदल एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं जो ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल में करके दिखाई, तो वो परसेप्शन वोट, जो फ्लोटिंग वोट है, वो गठबंधन के साथ आके भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है। लेकिन इस मामले में मायावती अपना परसेप्शन बनाती हुई नजर नहीं आ रही। बिलाल साहब, ये बिल्कुल ठीक बात है, जो बहुत बहुत खूबसूरती के साथ में बहुत माइन्यूटली आपने चीज़ों को ऑब्जर्व किया और हमारे दर्शकों को भी बताया कि किस किस तरीके से उत्तर प्रदेश का चुनाव पेचीदा हो गया है और कैसे कैसे राजनीतिक दल अपनी अपनी गोटे बिछा रहे हैं, शतरंजी चालें चल रही हैं। ये आपने बहुत खूबसूरती के साथ में बताया। हम जो आज मंथन में इस मुद्दे को लेकर आए कि भाई बहन जी चौंकाएंगी, तो आपने दोनों बातें बता दी कि भाई बहन जी क्यों चौंकाएंगी, कभी वो ट्रांसफ़र कर सकती है, ट्रांसफ़र ले सकती है, चौंकाएंगे। हम उन राजनीतिक विश्लेषकों या जो परसेप्शन बनाने वालों की बात को लेकर हम आगे बढ़ रहे थे कि भाई जो लोग कह रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल डंप साबित होगी, पिछले बार जो 19 सीटें उनकी आई थी उससे भी नीचे जाएगी, इस बात को लेकर हमारी राय डिफर है कि बहुजन समाज पार्टी बहुत खराब स्थिति में नहीं जाने वाली, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम जगह वो पार्टी अच्छे से मजबूती के साथ में चुनाव लड़ रही है। और उस क्यों लड़ रही है, किस दम पे लड़ रही है, मायावती के जो 2 रैलियां देखी वो किस दम पर इतनी सारी वो बातें कर रही। अंदर जो आपने बताया, जो अंदर का मटेरियल तो ये है, पॉलिटिकल मटेरियल है, और ऊपर से वो कह रहे हैं कि भाई बूथ लेवल पर कार्यकर्ता हमारा है और हमने 2 साल से बूथ को तैयार किया है और सारी चीज़ों को किया। तो जो पुरानी जो बीएसपी की आइडियोलॉजी है उस पर आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा एक और महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये है कि ठीक है, परसेप्शन बन गया, सीधे सीधे गठबंधन या भाजपा के बीच में चुनाव हो रहा है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी क्या नंबर के आधार पर पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन करती दिख रही है या नहीं दिख रही है? बिलाल साहब जी, इसका आकलन चरणबद्ध तरीके से हो सकता है जी। प्रथम चरण का जो चुनाव है, खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश का, क्योंकि मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से आता हूं, मेरठ जिले से जी, और मैं मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, गाजियाबाद, अलीगढ़, इन सभी क्षेत्रों का दौरा भी कर चुका हूं जी। तो एक गट फील जो है, जो एक गट फील है, वो गठबंधन के पक्ष में ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। गट फील, जो एक सेंस दिखाई पड़ रहा है, जो एक फील दिखाई पड़ रहा है, ठीक। और मायावती के उम्मीदवार समीकरण के स्तर पर तो मजबूत है, लेकिन फीलिंग के स्तर पर मजबूत नहीं है। लोगों का जो फील होता है, वो अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, क्योंकि ये चुनाव जो एट्रोसिटीज से जुड़ा हुआ है, ये चुनाव एट्रोसिटी से, जो एट्रोसिटीज उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 5 साल के अंदर दिखाई पड़ी, उसके चलते ये चुनाव जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी हो रहा है। तो जो एट्रोसिटीज हैं, इन एट्रोसिटीज का जो भाव है वो मेरे को गठबंधन के पक्ष में ज्यादा नजर आता है। तो अगर गठबंधन के उम्मीदवार, और उसकी वजह यह है कि गठबंधन का एक परसेप्शन भी बना है, जिस तरह से नेता बहुजन समाजवादी पार्टी के या भारतीय जनता पार्टी के टूट के समाजवादी पार्टी में गए, उसने भी एक परसेप्शन डेवलप करने में उसकी मदद की है। इसके साथ ही साथ मैं यहां कहना चाहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार है काफी डिप्रेस होके लड़ रहे हैं। अगर वो इस चुनाव को फॉरवर्ड होके लड़ेंगे, उस चुनाव को थोड़ा सा ओपनली लड़ेंगे, मायावती थोड़ा अटैकिंग मूड में नजर आएंगी, तब जाकर ये चुनाव बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में थोड़ा बहुत टर्न कर सकता है। ठीक बात। अदरवाइज या वही रणनीति काम करेगी जहां जो मैंने आपको अभी जिक्र किया। ठीक बात। बिलाल साहब, मायावती ने वो गियर चेंज भी किया है। आज गाजियाबाद में उनका गियर थोड़ा सा चेंज नजर आया, वो पॉलिटिकल गियर उन्होंने लगाया है, चेंज भी किया है। बड़ी महत्वपूर्ण आपने बातें बताई कि भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्या हाल चाल चल रहा है।